2014 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जी हां, हिंदुस्तान में जिस इलाके में जहां सूरज सबसे पहले उगता है वहीं से शुरू हो रही है पहले चरण की वोटिंग। असम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। 6 सीटों पर वोटिंग के साथ ही साल 2014 का संग्राम शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग के साथ देश का सबसे लंबा चुनावी कार्यक्रम भी शुरू हो गया। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, सब जानते हैं, और इसी लोकतंत्र की सबसे लंबी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 9 चरणों में इस बार वोटिंग होनी है। अब से पहले इतना लंबा मतदान कभी नहीं हुआ। शुरुआत उत्तर पूर्व के 2 राज्यों असम और त्रिपुरा की 6 सीटों से हो रही है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई जगह तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सीधे असम के तेजपुर से जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं मतदान की, वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अभी वोटिंग बस शुरू ही हुई है, उससे पहले देखिए लोग वहां जाकर लंबी लंबी लाइनों में लग गए हैं। ऐसा लगता है इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। असम के तेजपुर के अलावा कालियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, ये असम की 5 सीटें हैं जहां आज वोटिंग होनी है। वहीं त्रिपुरा में त्रिपुरा पश्चिम सीट पर भी आज ही मतदान होना है। आज वैसे सिर्फ 6 सीटों का मतदान है, लेकिन आज लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। इस मायने में आज का दिन काफी अहम है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग का समय है और सीधी तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं तेजपुर से असम के, वो आपको दिखा रहे हैं। भारत में जिस जमीन पर अरुणोदय सबसे पहले होता है, जिस आसमान में सूर्य की किरणें सबसे पहले चमकती हैं, पूर्वोत्तर भारत की उसी जमीन पर लोकतंत्र का नवरात्र उत्सव सबसे पहले शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हैं, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम है। पहली बार ईवीएम मशीनों पर नोटा बटन यानी उम्मीदवार को नापसंद करने के विकल्प के साथ आम मतदाता को उम्मीदवारों को खारिज करने का भी हक मिला है। 9 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का आगाज असम की 14 में से 5 लोकसभा सीटों और त्रिपुरा की 2 में से 1 लोकसभा सीट से सोमवार को हो रहा है, जिसमें असम की तेजपुर, कलियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर लोकसभा सीट शामिल है, जबकि त्रिपुरा की पश्चिम लोकसभा सीट पर मतदान होना है। पूर्वोत्तर भारत के इन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान के पुख्ता बंदोबस्त है। मतदाताओं में भी जोश चरम पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सुखद संकेत ये है कि उल्फा के वार्ता समर्थक और वार्ता विरोधी समेत किसी भी आतंकी धड़े ने इस बार चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बयान ही दिए हैं। लिहाजा पहले चरण के चुनाव से ही मतदान के पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जग गई है। पहले चरण के चुनाव में जिन बड़े चेहरों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है, उसमें केंद्रीय मंत्री रानी नारा लखीमपुर लोकसभा सीट से, केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घटोवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से, असम बीजेपी के अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल लखीमपुर लोकसभा सीट से, सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई कलियाबोर लोकसभा सीट से, कांग्रेस के बागी अरबपति मौनी कुमार सुब्बा असम की तेजपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव की 6 लोकसभा सीटों की अहमियत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए कहीं ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि असम में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं एकमात्र त्रिपुरा में ही लेफ्ट की चुनावी लाज बची हुई है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी पूर्वोत्तर से खास उम्मीदें लगा रखी हैं। लिहाजा मोदी की बहुप्रचारित हवा का इम्तिहान भी पूर्वोत्तर की धरती पर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव 2014 महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज का सिर्फ ये सांकेतिक है या इसका और भी बड़ा मायने है, बताने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ सुबह सुबह स्टूडियो में आ गए हैं। प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। दोनों का स्वागत है। आपसे बातचीत करें उससे पहले आपको बता देते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में लोकसभा सीटें भले ही कम हो,
लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल ने रैलियों और चुनाव प्रचार में यहां कोई कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी और मोदी ने पूर्वोत्तर के कई इलाकों में तूफानी प्रचार किया है। कांग्रेस ने यहां विकास का दावा किया तो मोदी ने नीडो तानिया हत्याकांड को मुद्दा बनाया। जी हां, नीडो तानिया वही छात्र जिनकी दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के किले को भेदने की मोदी ने इसी जरिए रणनीति अपनाई है। दिल्ली की सियासत में पूर्वोत्तर भारत की अहमियत कांग्रेस के लिए हमेशा ही रही है। 7 राज्यों से जुड़ी खूबसूरत वादियों में अक्सर नतीजे एक तरफा कांग्रेस के हक में रहे हैं, लेकिन अब सियासी मौसम कांग्रेस के लिए उतना खुशगवार नहीं रह गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बाशिंदों के साथ राजधानी दिल्ली में बदसलूकी को विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मोदी ने दिल्ली में नीडो तानियम की हत्या को करीब करीब पूर्वोत्तर की हर रैली में मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के जरिए पूर्वोत्तर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। 2009 में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 11 कांग्रेस को हैं, जबकि सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं। मोदी इस बार 2009 के नतीजे को उलटने की फिराक में है। हालांकि इस बार कांग्रेस को भी पूर्वोत्तर से कम उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का मुख्य दारोमदार असम पर टिका है, जहां साल 2001 से लगातार कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है और तरुण गोगोई ने असम को कांग्रेस के किले में तब्दील कर दिया है। 2009 में असम की 14 लोकसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। इस बार चुनाव में कांग्रेस को असम से लोकसभा सीटें बढ़ने की हसरत है। खास तौर पर विकास और पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज के ऐलान के जरिए कांग्रेस पूर्वोत्तर से उम्मीद पाले है। वहीं उम्मीदें नरेंद्र मोदी को भी कम नहीं है। गुवाहाटी से सिलचर और अरुणाचल प्रदेश मणिपुर तक नरेंद्र मोदी तूफानी रैली कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के दौरे के जरिए पूर्वोत्तर में सियासी मिजाज को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर अब पूर्वोत्तर को तय करना है कि दिल्ली के तख्त पर उसका नेता कौन होगा। पहले और दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव पूरे तौर पर पूर्वोत्तर की जमीन पर हो रहा है। अब नतीजे तय करेंगे कि पूर्वोत्तर के पहाड़ों पर लोकतंत्र का सूर्य किस नेता के सियासी भविष्य को चमकाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिर से आपको बता देते हैं कि आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों असम और त्रिपुरा की 6 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि 7 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही असम के कई पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह का उत्साह, जोश असम में वोटरों में देखने को मिल रहा है। 6 सीटें हैं आज जिन पर वोटिंग है। असम की 5 है, तेजपुर, कालियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और त्रिपुरा पश्चिम सीट। सिर्फ 6 सीटें हैं, लेकिन वहां अभी से सुबह सुबह देखिए लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही है। क्या पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? पहला कमेंट आपसे प्रदीप जी। आज चुनाव की शुरुआत है, लोकसभा चुनाव की, महाभारत की, इसे इस तौर पर देखा जाए या पूर्वोत्तर के राज्यों में आज वोटिंग है, सिर्फ वहीं भर ये सीमित है, आज सिर्फ एक सांकेतिक वो है? नहीं, देखिए, मतलब अब मतदान शुरू हो गया तो एक माहौल जो है पूरे देश में ही बदल जाता है, चूंकि चुनाव चल रहा है। लेकिन मानक जी, मेरा एक मुद्दा है जो इस बार चुनाव आयोग ने 9 चरण का चुनाव किया है। मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा कदम नहीं है। अभी तक बहुत कदम उठाए हैं चुनाव आयोग ने, खर्च कम करने के, ज्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने के, लेकिन इससे जो है चुनाव, देखिए एक बड़ा परिवर्तन किया था जब 21 दिन से घटा के 14 दिन का किया था। सोच रहे थे कि कम होगा और छोटा होगा, ये और बड़ा होगा, और एक चरण पूरा सिर्फ 6 सीटों के लिए। विनोद जी, आप भी समझ में नहीं आता। 6, 9 और उसके बाद धीरे धीरे करके 9। प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 9 चरण बहुत होता है। 5 चरणों का चुनाव होता है बहुत ज्यादा, बहुत 7 चरणों का होता है। मैं अभी बिहार गया था, लौट के मैं देखा था, बिल्कुल पटना के आगे जो है, जब आप छपरा की तरफ जाते हैं तो वहां 7 मई को चुनाव है, जहां से राबड़ी देवी लड़ रही हैं। अब वो इसलिए है कि अब चल रहा है इतना लंबा चुनाव, वहां पर प्रचार शुरू हो गया है, सब जोश पर भी असर पड़ता है, वोटरों को जोश पर असर पड़ता है। बगल की सीट पे जहां 10 तारीख को चुनाव है, वहां दूसरा माहौल है, कंफ्यूजन भी प्रदीप जी रहता होगा। ये जो है, बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कब है, सबसे ज्यादा नहीं मुश्किल होती है उम्मीदवार के लिए। आज से शुरू कीजिए अगर आप, 12 मई को जिसके यहाँ मतदान होना है, उसको तब तक टेम्पो बना के रखना है, तब तक खर्च करना है। वो ये नहीं कह सकता कि हमारा जब 14 दिन का पीरियड शुरू होगा तब हम जो है
चुनाव प्रचार ये मानते हैं कि आपको फोर्सेस के मूवमेंट के लिए और उसके लिए देश इतना बड़ा है तो 1 या 2 चरण में चुनाव आज संभव नहीं है। लेकिन जब इतना संचार युग तेज हो गया है, आज आप हर चीज जो है एक्सेस आपकी जो है ईमेल और इंटरनेट और सब सारी चीजें हो गई हैं। आप देखिए प्रदीप भी, आपको याद होगा जब ये ना तो ईवीएम्स थे और ना ही संचार व्यवस्था इतनी थी, तब भी तो लंबे चुनाव नहीं होते थे। बिल्कुल 70 वगैरह का याद है, वो चुनाव 2 या 3 चरणों में, कितने चरणों में हुए थे ऐसे। और दूसरी बात, जब से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है और जब से ये फेजेस में कराने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से हम मान रहे थे धीरे धीरे फेजेस कम हो जाएंगे, वायलेंस कम हो गई, रिगिंग कम हो गई। अब देखिए वायलेंस कम हो गया, बहुत कम है, बहुत कम है। उसके बाद चलिए खैर तनाव नहीं है उतना। बिल्कुल, चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। पहले चरण का ये चुनाव है प्रदीप जी, 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर नजर जाती है। एक तो ये है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, आ जाएगा लेकिन टीवी वाले उसे प्रसारित नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी, अमित शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या इसे हम बीजेपी के जो लार्जर उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी जो तस्वीर है, या बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर, इन 2 घटनाओं को उससे जोड़कर साफ तौर पर नहीं देख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। पहले मैं दूसरी बात लेता हूं। अमित शाह का जो बयान है और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो बयान राजस्थान से आया है, इससे 2 चीजें मुझे लगती हैं, मतलब इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, लगातार कांग्रेस की जो कोशिश थी कि चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता बने, उससे बीजेपी बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये 2 बयान बताते हैं कि अब वो कोशिश छोड़ दी है। तो ये कोशिश, ये जो हुआ है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है या मजबूरी है, ये आगे पता चलेगा हमको। अगर ये स्ट्रेटेजी है तो इस तरह के बयान आगे भी आएंगे, और अगर मजबूरी है तो ये एक कोशिश है बताने की कि अगर आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम भी करेंगे और हमको फायदा ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो इस कांग्रेस को रोकने की कोशिश हो सकती है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अमित शाह से जो बातचीत हुई है, अनुराधा प्रसाद ने बातचीत की है विनोद जी, उसमें साफ कह रहे हैं सोनिया जी शाही इमाम के घर पे जाएंगी, वो पोलराइज कर रही हैं। रिजर्वेशन की बात मुस्लिम्स के लिए वो करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, तो कांग्रेस कम्युनलाइज कर रही है, पोलराइज कर रही है। तो दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस ही पोलराइज कर रही है। जब आप आगरा की रैली में मुजफ्फरनगर के आरोपियों को सम्मानित करते हो पगड़ी बांध करके, तो वो भी पोलराइजेशन की कोशिश होती है। और अगर शाही इमाम को सोनिया गांधी बुलाती हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके बुलाती हैं। आप जो है साधु संतों को लेकर के आप जो खड़े होते हो अपने मंचों पर और उनको टिकट देते हो, तो वो भी एक पोलराइजेशन है। तो खाली कांग्रेस पोलराइज कर रही है या बीजेपी पोलराइज कर रही है, ये कहना एक पक्षी बात होगी। मुझे लगता है पोलराइजेशन की कोशिश दोनों ही कर रहे हैं। अब सवाल ये है उसमें आगे कौन बढ़ता है। अब ये खुल के आ जाते हैं, वो कभी खुल के नहीं आते। तो ये सब चीजें, अब जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी हो सकता है अभी और आए, क्योंकि जब आप, लेकिन अमित शाह की तरफ से आएगी या नहीं आएगी इस पर शक है, क्योंकि जल्दी से अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। दूसरे मुद्दे पर भी आते हैं कि अमित शाह ने जो बदला लेने वाला बयान दिया है, उस पर चुनाव आयोग ने मामला दर्ज करा दिया है। इधर अमित शाह ने अपने बयान को भड़काऊ मानने से इनकार किया है। अमित शाह ने पहली बार न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में इस मसले पर अपनी सफाई दी है। देखिए, बयान जो मैंने दिया है पूरा बयान आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके कारण ध्रुवीकरण हो। यूपी में अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो इसके लिए सपा, बसपा और कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी नहीं है। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से अमित शाह ने पहली बार अपने भड़काऊ भाषण पर सफाई दी। अमित शाह ने इस बात से साफ इनकार किया कि यूपी के शामली में दिया गया उनका भाषण भड़काऊ था। ठोस दिए गए, सब इससे सहमत है क्या? सहमत है। उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है, अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। यूपी में मोदी के दूध पर 2 जगहों पर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मामला दर्ज हो चुका है। अमित शाह ने 4 तारीख को शामली में कथित तौर से भड़काऊ भाषण दिया था। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? चुनाव आयोग ने अमित शाह के भाषण का वीडियो देखने के बाद जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 जगहों से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया है कि बिजनौर में आईपीसी की धारा 153A के अंतर्गत एवं आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत जो इसमें एफआईआर दर्ज किया गया। चुनाव आयोग को अमित शाह के बयान में ऐतराज करने वाली बातें नजर आ रही हैं।
लेकिन अमित शाह खुद को पाक साहब बता रहे हैं। उन्होंने शामली में जो बोला उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। बयान जो मैंने दिया है पूरा बयान आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके कारण ध्रुवीकरण हो। यूपी में अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो इसके लिए सपा, बसपा और कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी नहीं है। बहरहाल अमित शाह के भड़काऊ बयान के बाद कांग्रेस समेत तमाम गैर एनडीए दलों को बीजेपी पर अटैक करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने अमित शाह को गिरफ्तार करने की मांग की है तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सूबे का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, ये कोई नई बात तो नहीं है, बीजेपी की मानसिकता है और वो शायद बदले की भावना से काम करती है। अच्छा, चुनाव से पहले ये सब सामने आ रहा है। अब देश की जनता को फैसला करना है, बात हिंदू या मुसलमान की नहीं। जो बात दिल में थी उनके, वो बात जुबान पर आ गई। इनके दिल नफरतों से भरे हुए हैं, इनके सीने में इतनी कटुता है, इनके सीनों में घृणा है। और जो बात दिल में थी इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान से अब निकल रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है कि ये सांप्रदायिकता के रास्ते से उत्तर प्रदेश और देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके पास अगर उपलब्धि होती तो उपलब्धि बताते। उन्होंने भड़काऊ बात कही है। वो चाहते हैं कि हालात खराब हों और पोलराइजेशन हो। उनके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन पुलिस को और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मशवरा दूंगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होनी है और होनी चाहिए। अमित शाह पर केस दर्ज हो जाने के बाद बीजेपी की पूरी टीम मोदी के दूध के बचाव में सामने आ गई है। बीजेपी ने अमित शाह के बयान को भड़काऊ मानने से इनकार कर दिया है और उनके खिलाफ मुकदमे को साजिश करार दिया है। ये जो केस है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं कराया है। इस केस के पीछे कांग्रेस भी खड़ी है, इस केस के पीछे बीएसपी भी खड़ी है और इस केस के पीछे वो सारी पॉलिटिकल ताकतें खड़ी हैं जो देश पे जो हवा चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के पक्ष में अप्रत्याशित माहौल बना है उसके कारण परेशान है। आज पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव का आगाज हो चुका है तो बीजेपी के अमित शाह के भड़काऊ भाषण का चुनाव आयोग की सख्ती ने यूपी का सियासी माहौल गर्मा दिया है। देखना यह है कि अमित शाह पर केस दर्ज होने पर क्या भड़काऊ भाषणों पर लगाम लगती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रदीप जी, सवाल ये है, अमित शाह के बयान और उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पहले चरण की वोटिंग है उससे 2 दिन पहले वो ऐसा बयान देते हैं और क्या उन्हें ये पता नहीं था वहां पर कैमरे मौजूद हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अनजाने में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया। अमित शाह नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है। देखिए, ये तो बिल्कुल असंभव है कि उनको अंदाजा नहीं था और अचानक और टाइमिंग बिल्कुल निश्चित रूप से ये सोच समझ कर दिया गया बयान है और मालूम है इसका रिएक्शन क्या होगा और उसमें अपने बचने की गुंजाइश भी छोड़ी गई है। जो वो तर्क दे रहे हैं वो आप उसको दोनों तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, निर्भर करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो जो अमित शाह कह रहे हैं उसको मानेंगे कि आप बटन अगर आप बात कह रहे हैं कानून के हिसाब से जाते हैं तो जो मामला दर्ज हुआ है। जल्दी से छोटा सा कमेंट ये कि अब अगर आगे कार्रवाई होती है अमित शाह के खिलाफ तो मुझे लगता है कि जैसे इमरान मसूद फेमस हो गए, अमित शाह को खैर नाम तो नहीं चाहिए लेकिन जो मकसद है वो और ज्यादा पूरा होता है, शायद पोलराइजेशन और ज्यादा हो जाए। माना कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ भावनाओं पर जो है इतनी जल्दी लोग हो जाते हैं कि जरा जो चीज गलत है उस पर हीरो बनने की परंपरा है, चाहे इमरान मसूद हो या अमित शाह का बयान हो या आपको याद हो कि वरुण गांधी का बयान 2009 में इस तरह का आया था। तो और पार्टियां भी जो पोजीशन लेती हैं वो बिल्कुल अलग लेती है। यही दुर्भाग्य है और इसीलिए शायद ये लोग इस तरह के बयान देते भी हैं और उसके बाद फायदा भी उठा ले जाते हैं।